नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 7, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना हमको थोड़ा सा जरूरत है, वैसे छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, बट बिफोर गोइंग डीपली इनटू दैट हमें एक दो चीजें पता होना चाहिए यहाँ पे, विच इज अबाउट वेक्टर्स। ठीक है, हम वेक्टर्स के बारे में पहले ही जानते हैं। ठीक है, इसलिए वेक्टर के मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताए थे। वेक्टर्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर, तो वो दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स की, तो ये बेसिकली होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका नाम होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। और इसको दूसरे नाम से हम कभी कभी क्या बुलाते हैं, आपका डॉट प्रोडक्ट भी बुलाते हैं आपका। और दूसरा जो है आपका, उसका नाम होता है जिसको हम बोलते हैं आपका वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरे नाम से हम इसको बुलाते हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट की जो जरूरत थी आपको चैप्टर नंबर 6 में थी, वर्क एनर्जी एंड पावर, जहां पे डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस पढ़ा था। इसका अगर सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता दूं तो इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू, आपका लिखते हैं हम ए बी कॉस थीटा। आंसर क्योंकि स्केलर निकल के आता है इसलिए इसका नाम स्केलर होता है, और क्योंकि हम यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सिमिलरली आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, या दूसरा नाम क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका अगर मैं सिंपली फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो इसको हम ए क्रॉस बी से लिखते हैं आपका, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है आपका ए बी साइन थीटा, साथ में एक एन कैप आता है। एन कैप क्या है आपका, एक यूनिट वेक्टर है जो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, जो कि आपको क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। तो आपका निकल के आता है एक मैग्नीट्यूड भी निकल के आ रहा है, डायरेक्शन निकल के आ रही है। इसका मतलब इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आता है, वेक्टर निकल के आता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे यहाँ पे हम दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बेटा आपका वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर में कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके, और इसलिए हमें पहले ही पढ़ लेना जरूरी है। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। जहां पे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इट इज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये होता है आपका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, जिसमें बेटा आपका जो ये होता है, ये एन कैप, इसको हम बोलते हैं एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसको हम बोलते हैं आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और जब मैंने आपको पहले वेक्टर पढ़ाए थे तो मैंने बताया था वेक्टर में कि यूनिट वेक्टर जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। और ऑब्वियसली आगे जो लिखा हुआ है ये सब सिर्फ नंबर है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो दिस विल रिप्रेजेंट योर मैग्नीट्यूड, दिस विल रिप्रेजेंट योर मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो समथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर। मैग्नीट्यूड इन दोनों को मिला दें तो ऐसी कोई चीज जो आपका मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन देती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, आपका एक वेक्टर निकल के आ रहा है, इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे एन कैप का मतलब क्या है। इसको बोलते भले ही हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर ये नॉर्मल होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर हम थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है जिसपे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके बारे में भी हम आपकी बात करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, अब जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में थीटा के बारे में पढ़ा था कि कभी भी थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो थीटा होता है किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और हमको ये पता होना चाहिए कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो बेटा हमेशा कहाँ से, आपका 0 डिग्री से लेके आपके 180 डिग्री के बीच में, किसी भी दो वेक्टर के बीच में जो आपका थीटा होता है वो 0 से लेके 180 के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो अगर मतलब जब हम आपका, जब फर्स्ट केस अगर हम लेके चलते हैं कि अगर आपका थीटा जो है, अगर आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री है, थीटा अगर आपका 0 डिग्री है, 0 है, तो उस केस में हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में आपके ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 निकल के आ जाएगी।
ठीक है, ये कंडीशन बताता है कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब ये आपको दिखाता है पैरेलल वेक्टर्स की बात करता है कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, आपके पैरेलल वेक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी कैसे होते हैं, वो एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, मान लीजिए ये हो गया बी वेक्टर, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं अभी सेकंड। तो अगर थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन की जो वैल्यू होती है 0 पे, 180 पे, फिर आपका फिर 360 पे, फिर ऐसे इन वैल्यूज पे आपकी साइन की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है। तो यहाँ पे भी ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 निकल के आ जाएगी। मतलब यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब एक वेक्टर अगर इस तरफ है तो दूसरा वेक्टर उसके पीछे की तरफ आपको दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, 180 डिग्री का है, या फिर हम बोल सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी बात बोल सकते हैं, ए और सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होती है, उनको हम बोलते हैं आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या निकल के आएगा बेटा, वो 0 निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर हम अलग अलग एंगल के बारे में बात करते हैं, थर्ड हम लेते हैं आपका इफ योर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री विच मींस इट इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। अगर आपका थीटा क्या हो जाए, आपका थीटा एक एक्यूट एंगल बन जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में बेटा हम देख सकते हैं कि आपका साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी जो निकल के आएगा वो सिंपल क्या निकल के आ जाएगा, आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, वो मैं अभी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो कुछ और सेंस देगी। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। ठीक है, वैसे मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम यहीं पे बात करें आपका फोर्थ, जिसमें आपका थीटा जो है वो अगर आपका 90 से बड़ा है और आपका 180 से छोटा है, यानी आपका ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से अगर मैं बात करूं आपका सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से अगर मैं बात करूं आपका ए क्रॉस बी क्या होगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही देगा। वाई, बिकॉज इस केस में भी आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इसलिए देगा क्योंकि आपका साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव निकल के आ सकती है चीज यहाँ पे, वो है आपकी डायरेक्शन। तो हम पर्टिकुलरली आप डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और केस ले लेते हैं आपका, एक केस लेते हैं जब आपका फिफ्थ, जब मेरा थीटा क्या है, 90 डिग्री ही है, मतलब आपका द राइट एंगल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपके परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, अगर आपके वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में आपका ए क्रॉस बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ए क्रॉस बी सीधा निकल के आ जाएगा ए बी साइन, साइन हटा देंगे, साइन की अब जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी एन कैप। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे निकल के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि डायरेक्शन समझने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो बेटा ये आपको मिलती है एन कैप से, और इसको हम क्या बोलते हैं, आज का नाम होता है इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है हम पहले भी समझ चुके हैं चीज, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपका 1 होता है। और दूसरे तरीके से बात करें कि किसी वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती है, अगर मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया उसका, तो यूनिट वेक्टर एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, इट रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इसका नाम नॉर्मल ही क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसका नाम नॉर्मल ही क्यों है। इसका नाम बेटा नॉर्मल इसीलिए है बिकॉज एन कैप की जो डायरेक्शन होती है, इट इज डायरेक्शन। नॉर्मल शब्द का याद रखना, मैंने फिजिक्स में बताया, फिजिक्स में या मैथ में आपके 3-4 शब्द हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल, और आपका ऑर्थोगोनल या राइट एंगल, ये सारे का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री ही होता है। तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप, नॉर्मल तो हमने लिखा ही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, प्लेन कंटेनिंग
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी मैंने इंग्लिश की फॉर्म में तो लिख दिया पर समझ में कुछ नहीं आता इससे। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब अगर हम समझना चाहें क्या बोलना चाह रहे हैं तो सुनिए। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां से कि लेट्स से कि आपका ए वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, और आपका बी वेक्टर मैंने एक ही प्लेन में बना रहा हूं तो बी वेक्टर आपका इस तरह से है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर। अब आप थोड़ा ध्यान दोगे तो मैं इन कोई भी दो लाइंस को एक प्लेन में लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने इनका ये प्लेन बना दिया, एक प्लेन में ऐसे ये लाई कर रहे हैं, पेज पे मैंने ये दोनों वेक्टर आपके बना दिए। तो ये पेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेज इसका प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एक पेज पे जब हम किसी चीज को बना सकते हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ आपका, उसको मैं बोलता हूँ आपका प्लेन, ठीक है। अब बात आती है इसकी कि नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो परपेंडिकुलर मैं इसी जगह पे कहीं भी बना सकता हूँ, जैसे मैं इस जगह पे दिखाना चाहता हूँ परपेंडिकुलर। तो अब दिक्कत ये है कि ये पेज आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एक सेकंड रुकना बस थोड़ी देर, तो मुझे आपको कुछ दिखाता हूँ कुछ। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको इस पेज पे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, बैकग्राउंड इसको हटाना पड़ेगा पहले। तो देखिए इस पेज पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे दिख रहा है, एक वेक्टर ऐसे दिख रहा है। तो ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक तरह से आपका प्लेन है जिसमें ए और बी। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें ए और क्या है, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और जिस पेज में ये रखा हुआ है ये इसका प्लेन है। मैंने कहा कि जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है कि वो इस प्लेन के यानी इस पेज के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं इस पेज को ऐसे पकड़ता हूँ आपके सामने तो जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, वो या तो आपका जैसा ऊपर होगा, क्योंकि अगर ये लाइन ऊपर की तरफ होगी तो ये परपेंडिकुलर बनेगी। सिमिलरली लाइन नीचे होगी तो ये परपेंडिकुलर होगी। जब मैं आपको दिखा दूं इसको पेज में छेद करके, तो आपका इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को मैं बोलूंगा कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। पर गड़बड़ क्या हो रही है इसमें, इसमें ये गड़बड़ हो रही है कि ये लाइन ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। अगर आपको परफेक्टली ये बताना है कि आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस तरफ है तो या तो वो ऊपर होनी चाहिए या वो नीचे होनी चाहिए। गड़बड़ क्या हो रही है कि ये जो लाइन है ऊपर भी परपेंडिकुलर है नीचे भी परपेंडिकुलर है। अब ऊपर वाले को हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलेंगे या नीचे वाले को नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलेंगे, इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, एक बार मैं वापस समझाता हूँ यहाँ पे कि गड़बड़ क्या होती है। जैसे मैंने आपको एक पेज में वो सब चीज दिखाई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि या तो एन वेक्टर ऊपर पड़ सकता है या एन वेक्टर नीचे पड़ सकता है, क्योंकि जो पेन निकल के ऊपर नीचे जा रहा था दोनों तरफ जा रहा था। पर एग्जैक्टली अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो मुझे पता नहीं कि वो ऊपर वाली होनी चाहिए या नीचे, तो डायरेक्शन तो बेटा किसी भी चीज की डायरेक्शन एक तरफ होती है। या तो कोई इंसान नॉर्थ की तरफ जाएगा या कोई इंसान साउथ की तरफ जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि एक ही इंसान नॉर्थ में चले जाए और साउथ में भी चले जाए, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर उस केस में मुझे बताना है कि आपका ऊपर है या नीचे है तो मुझे उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपकी राइट हैंड थंब रूल की। उस टाइम मुझे जरूरत पड़ेगी आपके राइट हैंड थंब रूल की। अब मैं कैसे राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूंगा अपना आंसर बताने के लिए, तो वो हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे समझते हैं। तो सुनिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी ये होगी कि पहले तो अगर दोनों वेक्टर अलग अलग बने हुए हैं तो ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहला काम क्या करना है, उनकी टेल्स को ज्वाइन करना है। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको करना है जैसे ए क्रॉस बी का मुझे डायरेक्शन निकालनी है, लेट्स से मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो वी विल कॉल ए एस फर्स्ट वेक्टर, we will call a as first vector and we will call b as second vector। हम b को क्या बोलेंगे, आपका सेकंड वेक्टर बोलेंगे। we will call a vector and b vector like this। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे कि हम a वेक्टर और b वेक्टर को इस तरह से ले चलेंगे। ठीक, अब बात ये निकल के आएगी कि हम किसको a लें और किसको b लें। तो साउंड नीचे बढ़ गई।
चलो ठीक। तो अब ये दिक्कत आएगी कि हम किसको लें, ए और किसको लें आपका बी। ठीक है, तो हमने बोला कि हम पहले वाले को, जो भी पहले लिखा होगा उसको फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, जो भी बाद में लिखा होगा उसको हम सेकंड वेक्टर मानेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे आपका, फिर हम आपका थर्ड स्टेप में बताएंगे कि टेक द डायरेक्शन ऑफ palm of right hand in the direction of first vector, in the direction of first vector। अभी समझाएंगे, ये सबसे स्टेप से कुछ समझ में नहीं आता है, अभी समझाएंगे आपको दिखा के। इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और फोर्थ में हम करेंगे रोटेट द फिंगर्स, रोटेट द फिंगर्स टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, अपनी रोटेट करें सेकेंड वेक्टर की तरफ। देन जो लास्ट स्टेप हो जाएगी वो क्या होगी, लास्ट स्टेप हो जाएगी देन the direction of thumb, the direction of thumb will be the direction of a क्रॉस b, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं आपका एन कैप के नाम से बुला रहे हैं। चलिए, ये स्टेप तो मैंने आपके सामने लिख दिए। अब स्टेप को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो देखना अभी जो हमने पीछे वाला एग्जांपल लिया था ना, उसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस इसको मैं वापस से यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने कहा कि लेट्स से कि ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है, ये थीटा है आपका, और इन ये किसी एक प्लेन में पड़ रहा है। लेट्स से ये जो मैंने पेज बनाया था उसी तरह का पेज में वापस से आपके सामने बनाया था, इस तरह का पेज है। अब डाउट हमें बस ये आ रहा था कि परपेंडिकुलर तो हमें समझ में आता है कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ऊपर है और नीचे है, लेकिन डाउट हमें इस बात में आ रहा था कि वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, बस इसमें डाउट रहा था। तो ये आपका प्लेन ऑफ पेपर जिसने हमने आपके ए और बी बना दिए हैं, वो हमने यहाँ पे आपके सामने शो कर दिया। चलिए, ये भी समझ में आ गया, अच्छी बात है। अच्छा, अब डाउट क्या है कि हमारा ऊपर होगा या नीचे होगा, तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अपना जो पहला वेक्टर है, अपना जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ अपने राइट हैंड को, पाम को, मतलब अपने हाथ को रखेंगे। तो अपना पहला वेक्टर है उसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड, मतलब मैंने क्या किया, मेरा जैसे राइट हैंड है तो राइट हैंड को मैंने क्या किया, अपना उसकी जो उंगलियां हैं वो मैंने इस तरह से रखने की कोशिश करी। ठीक है, उंगलियों पे ध्यान नहीं देना कि उंगलियां कैसी बना रहा हूँ कैसे नहीं बना रहा हूँ, हाथ कैसे बना रहा हूँ, इस तरह से मैंने बनाने की कोशिश करी। ये मैंने किसके तरफ बनाया, ये मैंने ए वेक्टर की तरफ बनाया है इसको। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, अपने इन उंगलियों को इजीली टर्न करूंगा कहाँ, बी वेक्टर की तरफ। मेरा बी वेक्टर कहाँ, कुछ ऐसा दिख रहा है, मेरा जो बी वेक्टर है मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है इस डायरेक्शन में। तो मैं उसको अपनी उंगलियों को क्या करूंगा, बी वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा। ठीक है, पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ज्वाइन द टेल्स। तो टेल तो मैंने ज्वाइन कर रखी, कोई बात नहीं। ए और बी में मैंने ए को फर्स्ट वेक्टर बोला और बी को सेकंड वेक्टर बोला। थर्ड, टेक द डायरेक्शन ऑफ पाम ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जो आपके हाथ है उसको, या रिस्ट बोल सकते हो या पाम बोल सकते हो, उसको क्या करना है आपको, ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है, मतलब ऐसे जैसे मैंने बना रखा है। उसके बाद क्या करना है, अपनी उंगलियों को मोड़ना है, अपनी उंगलियों को मोड़ना है बी वेक्टर की तरफ। तो आप जब मोड़ोगे तो मोड़ने के बाद आपका हाथ जो है वो कुछ इस तरह से उंगलियां बन जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका हाथ बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हाथ बन जाएगा, और इस तरह से करने के बाद में आप देखोगे कि आपका एक अंगूठा किसी डायरेक्शन में निकल के आएगा। ठीक है, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली वो इस तरफ ही होगा अंगूठा। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही बेटा किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी ए क्रॉस बी की या एन कैप की। अब जैसे इस पार्ट में अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर, तो मुझे पता था कि नीचे भी परपेंडिकुलर है और ऊपर भी परपेंडिकुलर है। मुझे कौन से वाले परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, जिस तरफ आपका थंब होगा। तो आपका थंब किस तरफ है, थंब आपका ऊपर की तरफ है, तो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, दिस विल नॉट बी योर डायरेक्शन बट दिस विल बी योर डायरेक्शन। जल्दी बताइए, ये थ्योरेटिकली समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, फिर मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो एक बार मैं इसको आपके हाथ, अपने हाथ से करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा और अच्छे से। एक सेकेंड। तो देखेंगे, देखो, ठीक है, तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी, तो जैसे मैंने बोला मेरा ए वेक्टर ऐसे है, मेरा ए वेक्टर ऐसे है, और मैंने क्या किया, आपका अपना हाथ ऐसे रखा, और मान लो बी वेक्टर मेरा इस तरफ है। मैं आपको दो पेन का लेके इस्तेमाल समझाता हूँ। मान ली मेरा ये ए वेक्टर है और मेरा ये बी वेक्टर है, इस तरह से।
ठीक है, मैं आपको सामने ऐसे दिखा रहा हूँ कि ए वेक्टर है नीचे वाला और ये है मेरा बी वेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखूंगा, किसी भी तरह रख सकता हूँ, बस हाथ रखना है मुझे, लेकिन मैं इस तरह रखूंगा कि मैं ए वेक्टर की तरफ हाथ रखने के बाद में उसको बी की तरफ मोड़ पाऊं। तो ये रहा मेरा ए वेक्टर और ये रहा मेरा बी वेक्टर। मैं हाथ को जब ऐसे रखूंगा तभी मुड़ता हूँ, ऐसे रखूंगा तो नहीं मोड़ पाऊंगा, ऐसे रखूंगा तो नहीं मोड़ पाऊंगा, बस एक ही पोजिशन आएगी जिसमें मुड़ता हूँ, ऐसे मोड़ूंगा। तो जो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन है जो कि इस तरफ है, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी एन कैप डायरेक्शन। मतलब इस केस में जो आपका एन कैप है वो कैसा होगा आपका, वो मेरी तरफ होगा इस तरह से। अगर मैं ऐसे दिखना चाहूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो, ए से बी की तरफ मुड़ा अंगूठे की डायरेक्शन। तो आपका, मान लो आपके सवाल में बी क्रॉस ए पूछा होता, उसकी डायरेक्शन पूछी होती, तो पहले बी को लेते। अगर ये बी है तो बी की तरफ हाथ रखते, ए की तरफ घुमाते, तो अंगूठा कहाँ आता है, ऐसे आता है। जैसे ऐसे बनाओ, बी बनाया, ऐसे घुमाया तो नीचे की तरफ अंगूठा, तो उस टाइम में आपके एन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट का हेल्प करके हम बनाते हैं आपकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन बारे में आपको बता। चीजों को, ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि इस तरह से हम चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अब एक एन कैप का स्पेशल केस आता है। मान लीजिए आपका प्लेन ये है, जिस प्लेन में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस बोर्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपका प्लेन है। ठीक है, समझना अच्छे से, ये आपका प्लेन है। और मैंने आपसे बोला कि लेट्स से इस बार आपका ए इस तरह से है और आपका बी इस तरह से है। ठीक है, ये और ये थीटा होता ही है। और मुझसे बोला गया है कि मुझे ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के बारे में बताइए। तो मैं क्या करूंगा, अपना ए की तरफ अपना हाथ रखूंगा। ठीक है, ए की तरफ अपना हाथ रखूंगा और उसे बी की तरफ घुमाऊंगा। ए की तरफ अपना क्या रखूंगा, हाथ रखूंगा और उसे बी की तरफ घुमाऊंगा। ध्यान देना, मैंने क्या किया, ए की तरफ अपना हाथ रखा और उसे बी की तरफ घुमाया, ऐसे करके। तो आप देखोगे ये अंदर की तरफ आपका बनेगा। ठीक है, ये कहाँ बनेगा आपका, अंदर की तरफ बनेगा। देखिए, मैंने ए की तरफ अपना हाथ रखा, इस तरह से हाथ रखा होगा और उसको मैंने मोड़ा इस तरह से। तो मेरा जो अंगूठा बन के आएगा ना बेटा, वो अंगूठा अंदर की तरफ ऐसे आएगा, इस तरफ, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मतलब वो प्लेन के अंदर, सामने से मैं देख नहीं पाऊंगा, प्लेन के अंदर की तरफ कुछ ऐसे बन के आएगा प्लेन के अंदर। ऑब्वियसली इसको मैं सामने से देख नहीं सकता, उसको मैं सामने से आपका देख तो नहीं सकता क्योंकि वो अंदर की तरफ बना हुआ है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा आपका, उस केस में मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाएगी, इट इज नॉर्मली, नॉर्मली इनसाइड द प्लेन, नॉर्मली इनसाइड द प्लेन। जो प्लेन आपका ए और बी कंटेन कर रहे हैं उस प्लेन के नॉर्मली तो होगा, पर कहां पे, अंदर प्लेन के, जो मुझे दिख नहीं पा रहा। और ऐसे डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं, ऐसी डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। तो अगर कल को डायरेक्शन आ जाए, अगर कल को डायरेक्शन आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली क्या समझ जाओगे, आप ऑटोमेटिकली वहां पे ये समझ जाओगे कि आपका डायरेक्शन कहाँ पे है, ए क्रॉस बी की अंदर की तरफ है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा ही आपका दूसरा केस बनता हो, ऐसे ही आपका दूसरा केस बने अगर, और उसमें क्या हुआ आपका कि उसमें आपका ए क्रॉस बी क्या हो जाए, ए क्रॉस बी आपको डायरेक्शन बतानी है, लेकिन इस बार मैंने ए कहीं और बना दिया, बी कहीं और बना दिया। लेट्स से कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं अपना। लेट्स से मैंने बोला कि मेरा सी जो है, मेरा जो सी है वो ऐसे है और जो मेरा डी है वो मेरा ऐसे है। ठीक है, प्लेन को देखेंगे, प्लेन आपके सामने है बिल्कुल, और ये आपका थीटा बन रहा होगा यहाँ पे। इस केस में अगर मुझे पूछा गया कि मुझे सी क्रॉस डी की डायरेक्शन बताइए, इस केस में अगर आपसे पूछा गया कि सी क्रॉस डी की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि सी की तरफ मैं अपना हाथ रखूंगा। ठीक है, और उसको मैं कहाँ मोड़ूंगा, अपना डी की तरफ मोड़ूंगा। जब सी की तरफ हाथ रख के मैं डी की तरफ मोड़ता हूँ तो मुझे दिखेगा कि वो प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, वो प्लेन के बाहर की तरफ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप मेरी वीडियो अगर आपको दिखे तो उसमें देखें कि जब मैं उसको दिखना चाहता हूँ तो वो ऐसे है। ठीक है, और उसको ऐसे करूंगा मैं, ठीक है, तो वो आपके प्लेन के बाहर की तरफ दिखाई देगा। मेरी फोटो उल्टी दिखाई दे रही है क्योंकि मिरर हो रही है आपके एक्चुअली में। तो मैं अगर इसको दिखाना चाहूँ आपके ऑन दिस पेज, तो मैं बोलूंगा कि आपका सी कैसा है, इस तरफ है, तो आपकी हाथ की उंगलियां कैसी होंगी, ऐसे होंगी। ठीक है, उसको आप फिर क्या करोगे, डी की तरफ मोड़ोगे तो आपका अंगूठा कहाँ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा। तो आपका जो एन कैप निकल के आएगा इस बार, वो कैसे निकल के आएगा, इस तरफ से, बाहर, बाहर की तरफ, प्लेन के बाहर की तरफ निकल के आएगा। लेकिन ऑब्वियसली उसको पेज पे हम बाहर के अंदर निकालते हुए कुछ दिखा तो सकते नहीं है, प्लेन में कुछ भी हम बाहर या अंदर निकालते हुए दिखा तो सकते नहीं है। जब इसकी डायरेक्शन की बात आएगी तो ये भी क्या बोलेंगे हम, नॉर्मली तो बोलेंगे, लेकिन ये पेज के क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो हमको बोलेंगे नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन, नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन। ये बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब
तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और इसी को डिनोट करते हैं हम आपका डॉट डायरेक्शन से। याद रखें, इस डॉट का क्रॉस का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस और डॉट एक डायरेक्शन डिनोट करती है। क्रॉस का मतलब होता है जब इनसाइड द प्लेन आप बात करते हो तो उसको क्रॉस बोलते हैं, और डॉट का मतलब होता है जब हम आउट ऑफ द प्लेन की बात करते हैं, आउटसाइड द प्लेन टुवर्ड्स यू, उसको हम बोलते हैं आपका डॉट। समझ में आई दोनों डायरेक्शन के बारे में, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही एक मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ऐसे करके डायरेक्शन के बारे में बताना होगा तो आप कैसे बता पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, खास एग्जाम्पल है हमारे पास में किसके, यूनिट वेक्टर्स के। हमारे पास कुछ खास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक है, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपको क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये खास यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। जहाँ पे आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है आपको बेटा, आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जे कैप क्या करता है आपको, दिस रिप्रेजेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आपका। और के कैप क्या डिनोट करता है आपका, के कैप डिनोट करता है आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करता है। चलिए ठीक है, ये समझ आता है हमको। मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपका, तो मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका इस तरह से आप इसको ले लो, यहाँ पे ले लो इस बार वाई, और यहाँ पे ले लिया आपने जेड, इस तरह से। ठीक है, तो जेड को हम बोलते हैं के कैप, वाई को बोलते हैं हम जे कैप, और जो पीछे की लाइन हो गई ये आपका माइनस वाई होता है या फिर माइनस जे कैप भी बोल सकते हैं इसको। और ये एक्स डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप होती है। पीछे की तरफ अगर लेकर जाना चाहें तो ये आपका माइनस आई कैप हो जाएगा, और इसको हम नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये माइनस के कैप हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली इन तीनों के आपस में जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, उनकी बात करना चाहते हैं, तो सुनना अच्छे से। तो मैं पहली बात तो एक बात जानता हूं कि x इज परपेंडिकुलर टू y होता है, y इज परपेंडिकुलर टू z होता है, और z इज परपेंडिकुलर टू x होता है। क्यों होता है, तो हम सब जानते हैं कि तीनों एक्सिस क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। मतलब सबके बीच में एंगल कितना होता है, सबके बीच में अलग अलग एंगल को अगर मैं लेके चलूंगा तो 90 डिग्री होता है। और मैं जानता हूं कि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं एक और बात ये जानता हूं कि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, और जे कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो के कैप का मैग्नीट्यूड होता है, वो सबका सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सब यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होते हैं। चलिए ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आई क्रॉस जब मैं जे करूंगा, जब मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था अपन ने ए बी साइन थीटा एन कैप, ये पढ़ा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड हैं आपके 1 1। साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अगर लिखना चाहूँ तो 1 × 1 × फिर 1 यहाँ पे एन कैप आना चाहिए। अभी एन कैप का क्या मतलब है, ठीक है, ये एन कैप का मतलब है, ये एन कैप क्या है, एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर, वो आई के भी परपेंडिकुलर चाहिए, जे के भी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आई एंड जे। अब ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत काम की चीज है ये। अब देखो आई आई कहां पर है सर, ये रहा मेरा आई, ठीक है। जे कहां पर है सर, ये मेरा, ये रहा मेरा जे। तो इनका प्लेन क्या हो गया बेटा, इनका प्लेन यही तो हो गया, ये इनका क्या हो गया, प्लेन हो गया, जिसमें आपके आई और जे दोनों पड़ते हैं, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका ये जेड वाली डायरेक्शन है। अगर आप जेड वाली को ध्यान दो तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एन कैप का मतलब कुछ और नहीं होगा, एन कैप का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, के कैप ही हो जाएगा, ठीक है। इस केस में भाई है क्या मतलब का, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या, नॉर्मल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि जिस प्लेन में आपके ए और बी पढ़ रहे हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। आई और जे के जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो जेड एक्सिस वाली है, और जेड एक्सिस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे एन कैप क्या होगा, वो के कैप ही होगा। अब बेटा डाउट ये निकल के आता है, डाउट ये निकल के आता है कि सर प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है हमारे साथ में कि वो प्लस के होगा या माइनस के होगा। सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है कि आंसर में प्लस के आना चाहिए या माइनस के आना चाहिए, इसका डाउट आता है। तो अगर हम आपका विद हेल्प ऑफ जाते हैं आपके उससे क्या कहते हैं, अगर हम जाते हैं आपके थंब रूल से, तो थंब रूल यहाँ पे ना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो इस प्रॉब्लम में अगर मैं वापस लिख दूं यहाँ पे, जब मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो यहाँ पे इसका आंसर ये तो पता है कि के कैप आएगा,
पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये समझ नहीं आ रहा। और इसलिए हम यहाँ पे थंब रूल का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर सकते। थंब रूल यहाँ पे थोड़ी सी अजीब तरह की कैरेक्टरिस्टिक देता है। थंब रूल कैन नॉट बी यूज्ड। थंब रूल तब यूज होता है जब आपको ए और बी अलग से बना के दिए गए हो किसी एंगल के साथ में। कर तो सकते हैं हम, एक्चुअली में हम यूज तो कर सकते हैं, पर हमसे हमेशा सही आंसर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मुझसे कल को पूछता है कि मुझे जे क्रॉस के निकाल के बताओ, तो जे क्रॉस के का मतलब क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के का आंसर आई आएगा, इतना गारंटीड है। जे क्रॉस के का आंसर क्या निकल के आएगा, पक्का आई निकल के आएगा। पर डाउट ये आ रहा है कि प्लस में निकल के आएगा या माइनस में, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ये तो था कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो इस प्लस या माइनस के डाउट को खत्म करने के लिए हम एक सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। इस प्लस या माइनस का डाउट खत्म करने के लिए हम एक सर्कल का इस्तेमाल करेंगे जिसको मैंने नाम दिया है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन सर्कल। ये मैंने अपने मन से नाम दे दिया ऐसी। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन सर्कल। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है। और किसी भी वे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम आई और जे और के को कहीं भी, तुम्हारा माना आई यहाँ पे लिखना है यहाँ लिख दो, जे लिखना है यहाँ पे लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो आप, कहीं भी आई जे के लिख दो कहीं भी, बस किसमें, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको लिखना है आई जे के इन क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज आपको इन तीनों को अल्फाबेटिकली लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो तो क्लॉकवाइज से क्या मतलब है, मेरा आई लिखा, क्लॉकवाइज में जे पे गया, फिर अल्फाबेटिकली जे के बाद के आता है तो क्लॉकवाइज गया, और के के बाद फिर से क्या आ जाता है, आपका आई आ जाता है। तो इन तीनों को मैंने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखा, याद रखना क्लॉकवाइज। अब अगर मुझे डाउट जो आ रहा था उस डाउट में मैं लौट के आऊं कि मुझे अगर आई क्रॉस जे का बताना है, इतना पक्का था कि इसका आंसर के ही निकल के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। डाउट ये होता है कि प्लस निकल के आएगा या माइनस निकल के आएगा, डाउट ये होता है कि प्लस निकल के आएगा या माइनस निकल के आएगा, डाउट ये होता है। अच्छा, अगर ये डाउट है तो हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे प्लस बताना है या माइनस बताना है, तो याद रखेंगे जब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, क्लॉकवाइज मूवमेंट है मेरा, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है मेरा, ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर, अगर फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो मैं प्लस साइन लूंगा। अगर मेरा फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, फर्स्ट वेक्टर से मेरा सेकंड वेक्टर की तरफ मेरा कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो मैं उसको क्या लूंगा आपका, उसको मैं साइन को नेगेटिव लूंगा, उसको मैं क्या लूंगा, आपका साइन को नेगेटिव लूंगा। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको आपको समझाता हूँ अभी, वापस समझाता हूँ कि मेरा फर्स्ट में जब भी सेकंड, फर्स्ट मैंने एक बात करी थी एक क्रॉस भी जब मैं समझाया था, तो मैंने बोला कि इसको फर्स्ट लूंगा इसको सेकंड लूंगा। तो जब मैं फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा हूँ, ये रहा मेरा फर्स्ट और ये रहा मेरा सेकंड, तो फर्स्ट से जब सेकंड पे जाता हूँ तो मैं क्या क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, हाँ मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, आपका प्लस साइन लगा लूंगा, यहाँ मैं प्लस साइन लगाऊंगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जे क्रॉस आई लिखता, जे क्रॉस आई लिखता, तो ये क्या होता मेरा, ये फर्स्ट होता, और ये क्या होता मेरा, ये सेकंड होता, ये फर्स्ट होता है सेकंड। तो मैं जे से सोचता, अगर मुझे जे से आई पे जाना है, ये नहीं सोचेंगे जे से आई ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाते हुए तो के आ जाएगा बीच में, आपको जे से आई जाना है ऐसे। तो जब जे से आप आई जा रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाएगा, और जे और आई का हमेशा आंसर के आता है। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर कि जे क्रॉस के जब मैं लिखूंगा तो इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा, थोड़ा दिमाग लगा के जल्दी बताइए, जब मैं जे क्रॉस के को मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे प्लस में आएगा आंसर कि माइनस में आएगा? जे और के को हाँ, जे में आप पहला वेक्टर किसको लोगे, इसको लोगे, सेकंड वेक्टर किसको लोगे, इसको लोगे। तो आप जब जे से के जाओगे तो माइनस आप सुनो, जब आप जे से के जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहे हो, और जब क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, साइन प्लस या माइनस? यस यस। तो माइनस क्यों बोल रहे हो फिर आप आंसर? ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ। पक्का? अब दिमाग लगा के आंसर बताना, आप सारे आंसर को बताने। ठीक है, मैंने बोला बताइए आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा। मैं आपके सामने वो सर्कल बना देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। आप कहीं भी आई लिख दो, कहीं भी जे लिख दो, कहीं भी के लिख दो, उससे मतलब नहीं है।
बस मतलब किस बात से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्लॉकवाइज जाना है बस, ठीक है। और क्लॉकवाइज अगर आप मूव कर रहे हो तो आप प्लस साइन लोगे, ठीक है। तो बताइए आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, और साथ में क्या आएगा, हाँ, साथ में क्या आएगा और के। के। बस ये याद रखो, यहाँ पे आई और जे है तो यहाँ पे के आएगा, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। तीन होते हैं आई जे के, तो अगर दो आ गए तो तीसरा आंसर आएगा। बस प्लस या माइनस के लिए आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। जल्दी से बता दो मुझे कि आपका ये क्या निकल के आएगा, लेट्स से के क्रॉस आई, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, जल्दी बताइए। प्लस जे। प्लस जे, कैसे बताया आपने, के ले लिया मैंने पहले, बाद में ले लिया मैंने आई, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, हाँ आंसर आ जाएगा, यही सोचा होगा राइट। ये चलिए इसी बात पे आप मुझे बता दीजिए के क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा। माइनस आई। माइनस आई, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है। माइनस आई, तो बताइए जे क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा। माइनस के। इसका आंसर आ जाएगा, जे से पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस के ले लेंगे। आई क्रॉस के का आंसर क्या आएगा। माइनस जे। आई क्रॉस से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो सही है, माइनस से। जे क्रॉस के का आंसर क्या आएगा। पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई, बिल्कुल सही है। बस समझ में आ गया ना कैसे निकालने है जल्दी जल्दी, ये ठीक है। चलिए तो मान लो कल को एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दे, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि फाइंड फाइंड ए है आपका 2i कैप एंड बी है आपका 5j कैप। तो आपसे बोलता है फाइंड फर्स्ट ए क्रॉस बी, और सेकंड आपसे बोलता है बी क्रॉस ए। लिखूंगा मैं, बताओगे आप ही, तो ध्यान देना बस इस बात पे कि फर्स्ट वाला पार्ट जब मैं करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी को मैं लिखूंगा 2i कैप क्रॉस 5j कैप। अब हमेशा हम जानते हैं कि हम हमेशा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका आई क्रॉस जे बन जाएगा, हाँ कि ना। अब मुझे बताओ आप दिमाग यूज करके कि आई क्रॉस के का आंसर, आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा। आई क्रॉस के। सोचो आप, थोड़ा सा। पॉजिटिव के। हाँ, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 10k कैप हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, पहले मैं बी को लिखूंगा 5j, ठीक है, क्रॉस 2i, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 2, नंबर तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जे क्रॉस आई। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। माइनस के। हाँ माइनस के, तो मैं -10, मैंने माइनस पहले लगा देता हूँ तो -10 की आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, हाँ, ठीक है। चलो इसी चीज में अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, डॉट प्रोडक्ट वो सब, तो अगर मैं ए डॉट बी निकालता हूँ तो ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा, बता सकते हो। ए डॉट बी का जीरो। फॉर्मूला क्या था, क्या आएगा, क्या बोला। जीरो। सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। क्यों क्यों बोला जीरो आपने, ये बताओ बस मुझे। परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही है, तुम इतना घबराते क्यों आंसर देते टाइम पे। तो ये जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं इस बात कोई और एग्जांपल ले लूंगा समझने के लिए, और बात कर लेंगे बाद में। अब देखो, तो एक अच्छा ऐसे ही केस में अगर मैं आपका ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए निकाल दूं तो वो भी ऑब्वियसली आंसर इसका भी जीरो आएगा, राइट। तो बताने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जे और आई परपेंडिकुलर, तो आई और जे भी परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो एक बात मेरे को समझ में आ रही है यहाँ से कि जब भी मैं ए क्रॉस बी करता हूँ और बी क्रॉस ए करता हूँ, तो दोनों में बिल्कुल वैल्यू सेम टू सेम निकल के आ रही है, बस एक चीज का फर्क है, क्या, साइन का। तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट। तो इसको मैं बोलता हूँ दीज आर नॉट कॉम्यूटेटिव, ये आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना यह बात कि ए डॉट बी, जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो इसमें हमेशा आपका बी डॉट ए निकल के आता है, विच मीन्स कि इट इज कॉम्यूटेटिव। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके, जो कि आपके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं। और स्पेशली अगर मैं इसकी अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये मेंशन करना भी जरूरी है कि जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो और बी क्रॉस ए निकाल रहे हो, तो इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आती है। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, बस फर्क किस चीज का निकल के आ रहा है, माइनस का। तो कल को कभी भी आपको बस अगर रिवर्स करके आंसर पूछ लेना
तो आप ऑटोमेटिकली सिर्फ माइनस लगा के आंसर बता सकते हो। आई नहीं आई बात समझ में? आया सर। तो जैसे अगर आपको मान लीजिए डाउट होता है कि आई लगाना है, जे लगाना है कि के लगाना है, ऐसा कोई डाउट होता है कि मतलब कब आई और जे, तो ऐसे याद रखो, जब आई जे होगा या जे के होगा या के आई होगा, तो ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं कि आई जे, जे के, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है। तो इनके आंसर ना हमेशा प्लस आएंगे, इनके आंसर हमेशा प्लस आते हैं। बस वो आ जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे आपका जे हो जाएगा। और अगर मैंने इनका उल्टा कर दिया, मतलब अगर मैंने आपका आई जे की जगह पे मैंने जे आई लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो उसको याद करने में भी आसानी होती है। खैर, आप अगर उसको उस सर्कल से समझ गए हो तो मैं उसको ज्यादा कंफ्यूज करने नहीं करूंगा आपको, यहाँ पे आप समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कभी कभी अब ये होता है कि मान लो बड़े नंबर आ गए, मान लो आपको ए वेक्टर दे दिया गया कुछ तरह से कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस -1k कैप। ठीक है, बी वेक्टर अगर आपका आ गया लेट से -1i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब तुम देख रहे हो कितने बड़े बड़े, कितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा इस केस में। कैसे? आप क्या बोलोगे सर, जब मुझे ए क्रॉस बी करना पड़ेगा इस केस में, तो ये डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि सिर्फ आई वाले को आई से कर दिया, जे वाले को जे के साथ कर दिया, के वाले को के से कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने मान लो ऐसे लिखेंगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं, बस दूसरा तरीका है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता इसमें, दूसरा तरीका होता है। तो क्रॉस करूंगा मैं -1i से, ठीक है, 4j से और आपका 2k से। जब मैं इसमें करूंगा फिर मैं क्या करूंगा, इस पहले वाले को पकड़ूंगा, इस पहले वाले को पकड़ूंगा 2i को, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं बस एक एक वाला करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जाने वाला है। -1i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, ऐसे ही फिर मुझे यहाँ पे 3j के साथ में करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही मुझे यहाँ पे -1k के साथ में पूरा करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा जाएगा। मैं पहले वाला करता हूँ। तो जब मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, आई और आई के बीच में क्या होता है, एंगल 0 डिग्री होता है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, प्लस दूसरे वाले करूंगा तो 2 4 8। अब जब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा। अब फिर मुझे यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे आई क्रॉस जे सोचना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 2 4, फिर मुझे आई क्रॉस के सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ पहला पार्ट हुआ है अभी। इसके बाद मुझे बाकी और भी जो दो दो पार्ट दिख रहे हैं मुझे उनको भी सॉल्व करना है इसी तरह से। ठीक है, फिर जब मैं आई क्रॉस के जब सोचूंगा, आई क्रॉस जे जब सोचूंगा, तो आई क्रॉस जे होता है आपका के। ठीक है, जब मैं आई क्रॉस के सोचूंगा तो वो होता है -j। तो इतना लंबा, इसके बाद मुझे ऐसे इसके लिए भी सोचना है, ऐसे इसके लिए भी सोचना है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस जा रहा है, बहुत ही खतरनाक प्रोसेस जा रहा है। अब इस प्रोसेस से बचने के लिए हम एक तरीका लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका डिटरमिनेंट। क्या आपने थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, बताइए निशा जल्दी। थोड़ा बहुत मैं जानते हो, अभी डिटरमिनेंट के बारे में जानते हो? नहीं। ठीक है, देखो, तो हम किसी भी ए क्रॉस बी को निकालने के लिए डेटरमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर मुझे ए वेक्टर कुछ इस जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ, A1i कैप प्लस, देखो बड़ा तो ये भी है, लेकिन कम से कम बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म कर देगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस जे क्या होता है, सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपका आंसर निकल गया। कैलकुलेशन इसमें भी अच्छी खासी है, बट एटलीस्ट ये है कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कहाँ मुझे प्लस लेना है, कहाँ मुझे माइनस नहीं, ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आपको पकड़ा देगा। अब डेटरमिनेंट की एक बात कर लेते हैं हम। तो डेटरमिनेंट में हम कैसे लिखते हैं, डेटरमिनेंट क्या होता है, डेटरमिनेंट एक इस तरह का एक कॉलम सा होता है, दो कॉलम लगाते हैं और इसमें आपकी कुछ डेटा रखा होता है। डेटरमिनेंट कुछ नहीं है, डेटा को अरेंज करने का एक तरीका होता है डेटरमिनेंट। इस तरह से हम डेटा रख देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह हम डेटा रखते हैं। अभी मैं आपको डेटरमिनेंट के बारे में पहले थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे चीजें। तो देखिए, तो जब भी आपका कोई डेटरमिनेंट आता है, मैं यहाँ समझाता हूँ डेटरमिनेंट की में कोई चीज आती है, तो मैट्रिक्स एंड डेटरमिनेंट्स आप क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन डेटरमिनेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स से कि मैंने कोई डेटा रखा है A B C D, मैं आपको पहले छोटे से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD। इस डेटरमिनेंट को हम ऐसे लिख देते हैं कि डेटरमिनेंट शो कर रहा है आपका इस तरह से, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा एक डेटरमिनेंट है इस तरह से। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीका है नंबरों को अरेंज करने का। कैसे? हम इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये आ रहा है तो इसको हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू डी। अब ये करने के बाद में इसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, इसको हम माइनस साइन से डिनोट करेंगे,
और अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं, ये माइनस से होगा और ये प्लस से होगा। हम इस तरह से प्लस माइनस साइन डिनोट करते हैं हर किसी को कि आपका ये मतलब कि आपका किसी एक मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, अल्टरनेट। और हम एक टाइम पे किसी एक रो या कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सबको प्लस माइनस दे दिए तो आपको सबको इस्तेमाल करना, नहीं। जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपने क्या किया, किसी एक रो को पकड़ लिया। मैंने बोला कि मुझे ये रो पकड़ा दी मेरे को, कि इस रो को लेके मुझे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। मेरे को ये रो दे दी गई और इस रो को लेके मुझे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे ए के साइन को प्लस लेके चलूंगा और बी के साइन को माइनस लेके चलूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया वहां पे। मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ए को मैंने मल्टीप्लाई किया डी से, प्लस में आंसर आएगा। फिर मैंने बी को मल्टीप्लाई किया सी से, तो मेरा आंसर क्या आएगा आपका, मेरा आंसर आएगा बी इंटू सी। लेकिन क्योंकि मैंने बी को माइनस साथ में दिया है तो यहाँ पे मैं साइन लगाऊंगा बी सी। ठीक है, जरूरी नहीं आपने यही लिया हो, आपका मन है तो आप कोई और भी तरीके से कर सकते हो। आप कोई भी एक रो ले लो, कोई भी एक कॉलम ले लो, बस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। मान लो इस बार किसी ने आपसे ये बोला कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये कॉलम से सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को इस कॉलम के हेल्प से सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, पहले इनको हम साइन डिनोट करेंगे। तो ए अगर आपने ले लिया, ए को ले लिया आपने प्लस साइन के साथ में, और बी को ले लिया आपने माइनस के साथ साथ में। ठीक है, अब आपको इस कॉलम का यूज करना है, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है डी से, लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा क्या है बी इंटू सी। सी बी लिख लो, बी सी लिख लो, एक ही बात है। लेकिन मैंने सी को किस साइन के साथ किया, माइनस के साथ में, तो यहाँ पर मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या करता हूँ इसमें, राइट? डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व कर रहा हूँ समझ आ रहा है? समझे। ठीक है, अब ये जो है ना, ये तो बहुत सिंपल डिटरमिनेंट है, ये सिर्फ 2 into 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब हम बड़े बड़े डिटरमिनेंट बनाएंगे जिनको मुझे एक्चुअली में जरूरत पड़ेगी। ए लिख दिया यहाँ पे, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ लिख दिया, जी लिख दिया, एच लिख दिया, आई लिख दिया। ऐसे डिटरमिनेंट को मैं बताऊँ 3 into 3, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। चलो, इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा फिर से वही वाली बात, या तो एक रो को उठाना है या एक कॉलम को उठाना है, एक रो को या एक कॉलम को उठाना। जनरली हम हमेशा क्या करते हैं, पहली ही रो को, इसको हम रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होता है इसको हम रो बोलते हैं। तो हम जनरली पहली रो को उठा के काम करते हैं अपना। अब सुनना, थोड़ा सा कम्बरसम होगा, थोड़ा सा खतरनाक होगा, पर आप समझ जाओगे। एक बार बस तकलीफ होगी। ये प्लस साइन के साथ लोगे, ये माइनस साइन के साथ में, ये प्लस साइन के साथ में, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं इसमें। अगर आप कोई और कॉलम लेते तो उसमें भी इस तरह से चलता प्लस माइनस। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। ठीक है, ए लिख दिया। चलिए, अब ए लिखने के बाद मैं इस रो को और इस कॉलम को यहां से हटा दूंगा। मुझे इस रो से और इस कॉलम से कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जब ए को लूंगा, मैंने जब ए की बात करी, तो मैं इस रो को और इस कॉलम को एक तरह से हटा दूंगा, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपके सामने क्या बचेगा, एक ई बचेगा, एफ बचेगा, एच बचेगा और आई बचेगा। इस तरह से बचेगा, एक डिटरमिनेंट बचा इस तरह से। ठीक है, फिर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं इसको क्या लिखता हूं, ई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, एच को एफ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ई इंटू आई। और ये अगर प्लस के साथ में तो ये माइनस साथ में लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एफ इंटू एच। ये हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको लंबे तरीके समझा रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको एक बहुत सिंपल तरीके समझाऊंगा, वो आएगा। फिर मैं लिखूंगा नेक्स्ट बी, या यहाँ पे नेक्स्ट क्या सीरीज में बी आया। जब मैं बी लिखूंगा तो बी, लेकिन मैंने बी किस साइन के साथ में, बी माइनस साइन के साथ में, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। इसके बाद मेरा डिटरमिनेंट क्या बचेगा, मैं बोलूंगा जब मैं बी की बात करूंगा, जब मैं बी को लेके चलूंगा, तो मैं इस बी जहां जहां पढ़ रहा है उस कॉलम को हटा दूंगा, उस रो को हटा दूंगा। इन दोनों को हटाने के बाद क्या बचा यहाँ पे आपका, डी बचा, एफ बचा, जी बचा और आई बचा। याद रखें बेटा, अगर ये चीज समझ में ना आए तो इसको वीडियो को 2-3 बार और देखना, तभी समझ आएगी, एक बार में समझ में नहीं आती है। जब मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो माइनस, अब मैं जल्दी लिखता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो डी इंटू आई। और अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे जी इंटू एफ आ जाएगा। लास्ट सी, सी किस साइन के साथ में, प्लस साइन के साथ में, तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगा दिया आपका। फिर यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे एक नया डिटरमिनेंट बचा, जो क्या है, जिस रो में और जिस कॉलम में सी पड़ा है उसको हटा दूंगा, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। बचे वो क्या है, डी ई जी एच, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए डी ई जी एच लिख दिए। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब मैं समझ रहा हूँ डी ई माइनस जी एच हो जाएगा। तो ये आया इसका सॉल्व होके। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया क्रॉस प्रोडक्ट। समझे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा, ठीक, ताकि आपको जो एग्जैक्ट तरीका है वो मैंने अभी बताया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए बी सी डी ई, इसकी प्रैक्टिस बेटा बहुत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आपके क्लास 12 के चैप्टर में आएगा, और क्लास 12 से पहले फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान देना, मैं जल्दी जल्दी कैसे कर रहा हूँ।
सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको किसी रो या किसी कॉलम के इस्तेमाल से सारा सॉल्व करना है। तो मैंने ये पहली वाली रो ले ली, इसके इस्तेमाल से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसमें मैं पहले क्या किए, मैंने हर जगह क्या दे दिया, साइन दे दिया किसी को। साइन मतलब इसको मैंने अगर प्लस बोला, इसको माइनस बोल दिया, इसको मैं प्लस बोल दिया, ठीक है। अब मैं जब ए को लिखूंगा, पहले मैंने लिखा ए को, तो ए जिस रो में, मतलब इस रो में पढ़ रहा है, सॉरी इस कॉलम में पढ़ रहा है, और वो इस रो में पढ़ रहा है, इसको एक बार के लिए ओमिट कर दो, इसको ओमिट कर दो, हटा दिया, तो बचा क्या, ई। तो सिंपल ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ, तो ई आई माइनस एच एफ लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा बी, लेकिन बी को मैं माइनस साइन के साथ लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं बी, और यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब बी जिस जिस रो और कॉलम में आ रहा है मैं उसको हटा दूंगा। तो बी किस किस रो और किस किस कॉलम में आ रहा है मैं अगर देखूं, तो बी इस कॉलम में आ रहा है और बी इस रो में आ रहा है, तो पहली वाली रो तो हमेशा हटेगी, ठीक है। तो अब बचा क्या, डी एफ जी आई, तो डी को आई से मल्टीप्लाई, माइनस जी को एफ से, तो डी आई माइनस जी एफ कर दिया मैंने इस तरह से। लास्ट बचा आपका सी, लास्ट बचा आपका सी, सी को लिखा, और सी के साइन के साथ में, सी आपका प्लस साइन के साथ में, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस। फिर अब अंदर ब्रैकेट के क्या अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर हम बात करते हैं आपकी, ब्रैकेट के हम अंदर हम लिखना चाहें, तो जिस सी इस कॉलम में आ रहा है इसको हटा दो, और पहले वाला रो हटा दो, तो हमेशा हटेगी। बचा क्या, डी बचा, ई बचा, जी बचा, और एच बचा। डी को एच से मल्टीप्लाई, जी को ई से मल्टीप्लाई, डी एच माइनस, जल्दी से बताना समझ में आया कि नहीं आया, क्या इस तरह की समझ में आ गया, राइट। जी सर। हाँ, अब हम लौट के आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। हमने इतना सारा ज्ञान समझा क्यों क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो बेटा जब हम यहाँ पर ए क्रॉस भी लिखना चाहते हैं, जब हम यहाँ पे ए क्रॉस भी लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से डेटरमिनेंट वाले तरीके से आपका सीधा आंसर वेक्टर फॉर्म में निकल के आएगा। कोई टेंशन नहीं लेनी कि आई को जे से कर रहा हूं तो प्लस लेना है, कि जे को, आपको लिखना है इस तरीके से, पहले लिखना है आई जे के, उसके बाद पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है आपका ए, तो एक ए वाले जो एक्स वाई जेड वाले हैं वो उनके नीचे, आई के नीचे A1, जे के नीचे A2, के नीचे A3। फिर आपका दूसरा कौन है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर के नीचे नीचे, तो B1 B2 B3। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान देना। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके आपके सामने लिख रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा, ध्यान देना अच्छे से। वो निकल के आएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं हमेशा किससे करना चाहता हूँ, मैं हमेशा रो मेथड से करना चाहता हूँ, मैं हमेशा रो मेथड से करना चाहता हूँ। तो रो मेथड से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन बचाने के लिए पहले ये लिख देता हूँ, आई जे, और यहाँ पे प्लस के। यहाँ पे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, जल्दी बताओ हमेशा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने ये कैसे लिख दिया, राइट। कोई प्रॉब्लम कि मैंने कैसे लिखा है, देखो आई को मैं प्लस के साथ लूंगा, जे को माइनस के साथ में, के को प्लस के साथ में, पहले मैंने ऐसे से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, बीच में आपको समझ गए। हाँ या ना करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्लीज ऑन रहना, अपने मतलब वॉइस को ऑन रखना। चलो, अब मैंने बोला मैं आई सोल्व करता हूँ, आई इस रो में पढ़ रहा है और इस कॉलम में पढ़ रहा है, ध्यान देंगे, आई किस रो में और किस कॉलम में पढ़ रहा है, आई आपका इस रो में पढ़ रहा है और इस कॉलम में पढ़ रहा है। तो इन दोनों को हटाने के बाद क्या है, A2B3 माइनस B2A3, A2B3 माइनस B2A3। तो जब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आपका, A2B3 माइनस A3B2, ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे। जब मैं जे वाले का इस्तेमाल करना चाहूंगा, जब मैं जे वाले का इस्तेमाल करना चाहूंगा, तो वहां पे क्या होगा, आप इस रो को हटा देंगे और इस कॉलम को हटा देंगे, तो बचा क्या, A1B3 माइनस B1A3, A1B3 माइनस B1A3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1B3 माइनस B1A3, ठीक है। लास्ट है आपका के कैप। तो के कैप की जब मैं बात करना चाहूंगा, तो के कैप में आपको क्या लेना है, के कैप में आपको लेना है अपना, एक सेकेंड इसको मैं हटा दूं, ठीक है। के में क्या करना है, इस वाली कॉलम को हटा देंगे, इस वाली रो को हटा देंगे, क्या बचेगा, A1B2 माइनस B1A2, तो A1B2 माइनस B1A2। जल्दी से बताओ निशा, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई समझने में, आई कि नहीं आई, समझ आ गया सर। ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक एग्जांपल लेके हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, और उसके बाद आपका डॉट प्रोडक्ट या ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल लेके अगर हम चलें, लेट्स से कि ए वेक्टर आपको दे रखा है -1 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 3 के कैप, उस तरह से कुछ दे रखा है। मैं सिंपल नंबर दिए ताकि पहली बार सोल्व। आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी को ऐसे लिखोगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू डेटरमिनेंट का साइन, पहले आई फिर जे फिर के, कैप कैप के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे क्योंकि आप समझ जाओ। फिर इसके नीचे ए का पहला वाला 1 -1 3 और 2, फिर बी का 2 1 -3।
अब इसको सॉल्व करना है, हमको ध्यान देना अच्छे से। जब इसको सॉल्व करते हैं तो मैं क्या बोलूंगा आपका, मैं बोलूंगा सर देखिए, पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आई को कैप लगा दूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट की जगह छोड़ दूंगा, माइनस जे कैप लगा दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पहली रो का इस्तेमाल करते हैं तो प्लस माइनस प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, फिर मैंने लिख दिया के कैप, और फिर यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया। अब बात करेंगे आई को, जब मैं लिख रहा हूँ तो आई वाली इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो हमेशा हटेगी, तो बचा क्या आपका 3 इंटू माइनस थ्री। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 इंटू माइनस थ्री, माइनस का साइन लगाऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद में फिर आपका ये हट गया, और फिर ये, फिर 1 इंटू टू ये होगा। चलिए फिर हम जे में जाते हैं, जे में मैं इस वाली कॉलम को हटा दूंगा, ऊपर वाली रो को हटा दूंगा, तो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, तो -1 इंटू माइनस थ्री, माइनस आपका यहाँ पे बचा गया आपका 2 इंटू टू, ये हो गया। उसके बाद में के वाली में ये वाली कॉलम हटा दूंगा, तो बचा क्या आपका, ये -1 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, इसमें -1 इंटू वन और 2 इंटू थ्री, -1 इंटू वन माइनस 2 इंटू थ्री, ये हो गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अब बस नंबरों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 3 -9 और ये -2 यानी -11, तो आपका आंसर आ जाएगा -11 आई कैप। फिर यहाँ पे क्या है, ये आ गया आपका -1 इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री -4, तो ये आ गया -1, -1 को हम -1 से वापस में टेकेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस जे। और आखिरी में आ जाएगा आपका के वाला, तो ये आ गया -1 -6, -1 -6 माने -7, प्लस है यहाँ पे तो -7, तो -7 के कैप। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख पाओगे, फाइनल आंसर आप लिख पाओगे यहाँ पे -11 आई कैप प्लस जे कैप -7 के कैप। जल्दी से बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया? सर समझ आ गया। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन तो बेटा करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कैलकुलेशन करते टाइम पे आपको ये सब सोचने का नहीं पड़ा कि आई क्रॉस जे प्लस लूं या माइनस लूं, ऐसी कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अभी इतना ही है, क्रॉस प्रोडक्ट में अभी इतना ही है कि क्या होता है आपका, इसकी बेटा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर में हम आगे जब पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन में जब हम टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम जब यहाँ पढ़ते हैं, तो आपको वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आता है तो आप उन क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, नहीं आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब एक आध थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है, एक आध थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कभी कभी पूछा जाता है। मैंने बोला कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, इज परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, जिसको हम एन कैप भी बोलते हैं, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब मैं बोल रहा हूं जिस प्लेन में मेरे ए और बी पढ़ रहे हैं, लेट्स से दिस वाला एग्जांपल, ऐसे मैंने कोई एग्जांपल बना दिया आपका, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, हम पहले ही समझ चुके थे कि इसका डायरेक्शन कहां निकल के आती है, ये इसकी डायरेक्शन निकल के आती है एन कैप, ऐसे। तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर, मैं ये एक चीज देख रहा हूं कि आपका जो एन कैप है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि एन जो है वो आपका पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब उस प्लेन में जो जो चीज पड़ेगी वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ये भी पूछता हूँ कि ए क्रॉस बी आपका प्लेन के परपेंडिकुलर तो है, पर इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, ये वो पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया और साथ में लिख दिया डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, या कभी कभी लिखता है ए क्रॉस बी डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर इसका जो भी आंसर निकल के आएगा, मुझे नहीं पता क्या आंसर निकल के आएगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलरली जो भी इसका आंसर निकल के आएगा, पता नहीं क्या निकल के आएगा, लेकिन इतना पता है कि ये भी क्या होगा, इसके बी के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि जब भी दो चीजों का परपेंडिकुलर होता है और वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 निकल के आता है। इसका भी आंसर 0 होगा और इसका भी आंसर 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। तो ये भी कई बार नोट के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कई एग्जाम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फिनिश होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, जरूरत नहीं है। बाकी आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में और भी चीजें पढ़ोगे, वहां पे आप बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में या ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, इन सब चीजों को आप क्लास 12 में वापस से पढ़ोगे, तो उतनी डिटेल की जरूरत आपको इस क्लास में है नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है फिजिक्स के हिसाब से। तो इसके हिसाब से हमारा जो फिजिक्स के हिसाब से वेक्टर प्रोडक्ट है वो खत्म हो गया। चलिए, आई होप कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
समझ में आ गया है? अच्छे से जल्दी बताइए।